जब इन सब की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि कल्पना के माध्यम से खत्री जी कुछ और नहीं दिखा रहे हैं। फैंटेसी एक विधा है, उपन्यास की एक शैली है जिसे कल्पना का सबसे शीर्ष कह सकते हैं। रचना में कल्पना का सबसे शीर्ष अगर कुछ जाता है तो फैंटेसी जाती है, लेकिन उस फैंटेसी में भी एक यथार्थ छुपा होता है। इस फैंटेसी में, वैज्ञानिक गल्प में और कल्पना में बहुत महीन रेखा है। अगर हम कहते हैं, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और कहें कि उड़ता हुआ खटोला, तो ये फैंटेसी लग सकती है आपको। पर हॉट एयर बलून की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक उड़ता हुआ खटोला है और वो यथार्थ है। तो कहाँ फैंटेसी या कल्पना खत्म होती है और कहाँ यथार्थ शुरू होता है, ये एक बहुत पतली रेखा है जो बिल्कुल काल सापेक्ष होती है। जब खत्री जी अपना उपन्यास लिखते हैं तो चंद्रकांता तक उनका उपन्यास फैंटेसी की श्रेणी में रखा जा सकता है। जादुई तिलिस्मी कारनामों की बात वो करते हैं। जब चंद्रकांता संतति में आते हैं हम, तो उन्होंने अपने तिलिस्म के हर कारनामे के लिए एक वैज्ञानिक कारण दिया है। कृष्णा जिन की जो पोशाक है, उससे निकलती हुई चिंगारियों के लिए उन्होंने बात की है कि वो बिजली के तार उसमें गढ़े हुए हैं और उनसे चिंगारियां निकलती हैं जिसे देखकर आदमी बेहोश हो जाता है। लकलके का जिक्र किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लकलका वस्तुतः एक औषधि है। यह इस नाम की एक औषधि आयुर्वेद में उपलब्ध है, जिसका जिक्र प्रदीप सक्सेना जी ने अपनी किताब में किया है। और ये किसी कृत्रिम बेहोशी को ही दूर करने के काम में आती है। किसी भी बेहोशी को दूर करने के लिए लकलका नहीं सुंघाया जाता। तो ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक गल्प की शुरुआत कही जा सकती थी। अगर आप उस वक्त भाप से चलता हुआ इंजन अभी अभी आया था, रेलगाड़ी शुरू हुई थी, तो अगर वो उस युग में ये दिखा रहे हैं कि चलता हुआ एक पुतला चला आ रहा है, जो मोम का पुतला चलता हुआ चला आ रहा है, और वो आपको बाद में समझ आएगा कि पटरियों पे चलता हुआ एक मोम का पुतला चलता हुआ चला आता है, और वही ऐसा हर नियत समय पे आती हुई औरत जो तिलिस्म में दिखती थी, वो यही मोम का पुतला था। तो ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उस चीज का। तो फिर यहाँ से धीरे धीरे वो वैज्ञानिक गल्प की तरफ चले जाते हैं। उस वक्त ये कल्पना हो सकती थी, आज ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी एक मामूली सा इंजीनियर भी ये खड़ा कर सकता है। तो चंद्रकांता अपने युग के सापेक्ष कल्पना हो सकती थी, पर हमारे युग के सापेक्ष वो यथार्थ, शायद उसकी शैली, उसकी कथन शैली। किंतु अब अगर हम फिर कॉलरिज के पास जाएं और उनके विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ नाम का उनका एक थ्योरी है, जिसके विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अर्थात डिसबिलीफ यानी कि अविश्वास का विलिंग सस्पेंशन, हम मान लेते हैं कि जो चीज नहीं हो सकती है वो हो रही है। अगर हम इसी बात में उलझ कर रह जाएंगे कि घोड़ा उड़ नहीं सकता और खटोला उड़ नहीं सकता, तो हम कहानी के मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोलरिज के विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को अगर हम काल सापेक्ष वहां लगा लेते, शायद अगर हमने ये मान लिया होता और उनकी शैली पे ध्यान न दिया होता, तो चंद्रकांता शायद जिस यथार्थ की ओर इंगित कर रही थी, उसके यहाँ जो नवीन अभी नए नए बनते हुए भारत की जो कथा है, हम शायद उस तक बेहतर पहुंच पाते। तो बजाय यह उलझने के कि चंद्रकांता कल्पना है या यथार्थ है, और चंद्रकांता में कितनी कल्पना है और कितना यथार्थ है, शायद हम लोगों को ये देखने की जरूरत है कि चंद्रकांता हमें क्या दिखा रही है, और शायद उससे वो सत्य उद्घाटित हो सकते हैं जिनका पता शायद खत्री जी को भी ना हो, क्योंकि खत्री जी के मन के किस अंधेरे कोने को चंद्रकांता आलोकित कर रही है, यह बात न खत्री जी जानते हैं और शायद हम भी नहीं जानते। और हमारे यह शोधार्थी होने के नाते, विद्यार्थी के होने के नाते और साहित्य के अध्येता होने के नाते, एक ऐसे आदमी, एक ऐसी रचना जिसने हिंदी को पाठक वर्ग तैयार करके दिया, और इतना बड़ा पाठक वर्ग तैयार करके दिया, पढ़ने की संस्कृति बढ़ाई, हिंदी का प्रचार प्रसार किया, उसकी रचना का अन्वेषण करना, समीक्षा करना, ये हमारा आपका दायित्व बनता है। तो चंद्रकांता को और पढ़ने और उसकी और आलोचना करने की आवश्यकता है, उसकी और समीक्षा करने की आवश्यकता है, उसकी गहराई में और जाने की आवश्यकता है। इतने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुप्रिया जी, आपका यह वक्तव्य बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ। और आगे के
कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं प्रियांशु को आमंत्रित करता हूं। प्रियांशु कुमार। अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न कर सकता है वो। अभी है हमारे पास समय 10 मिनट का 5 मिनट का समय है। कोई टिप्पणी करना चाहता है, अंशु जी के वक्तव्य पर कोई टिप्पणी करना चाहता है तो मैं ही पहली टिप्पणी मैं करूंगा। अंशु जी एज ए सुधार आपने रिसर्च करते हुए जो बातें यहाँ कही हैं वो वाकई बहुत गंभीर है और मैं ये महसूस कर रहा था कि पीएचडी करते वक्त आपका जो रेंज है कैनवस है बहुत बड़ा है और नो डाउट इसमें कोई मुझे आशंका नहीं है कि आपका पीएचडी वर्क बहुत अच्छा होगा और आप एक अच्छी वक्ता हैं और आपने अपनी बात संदर्भ के साथ रखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न है, प्रश्न बड़ा सरल है और बड़ा ही वो लोकप्रिय प्रश्न है कि चंद्रकांता पर काम करते वक्त सीरियल आप देखी होंगे, हम लोग बहुत पहले देखा करते थे, तो मेरे मन में जिज्ञासा है, कई बार अखिलेंद्र मिश्र जी आए हुए हैं, कई कार्यक्रमों में वो आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में बुलाए जाते हैं, कभी उनसे प्रश्न कर नहीं पाया क्योंकि वो एज ए वक्ता आते हैं, इस पर कोई सुधार्थी नहीं आते हैं कि टीवी सीरियल में जो दिखाया जाता है और जो उपन्यास में है उसमें क्या कोई फर्क आपको नजर आया? सर इस क्रम में मैंने अभी बचपन में तो देखा था सीरियल, इस क्रम में मैंने अभी पूरा टीवी सीरियल देखा नहीं है, उपलब्धता की भी समस्या है थोड़ी। लेकिन मैं थिएटर से भी जुड़ी रही हूँ और मैं थिएटर से भी जुड़ी रही हूँ और मैंने जैसा अभी आपने कहा कि सीरियल तो एक पक्ष तो ये होता है कि आप जो दिखा रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो चीज उसी तरह दिखाई नहीं जा सकती। थोड़ा सा समझने के लिए हम जाते हैं, सबसे प्रचलित जो है देवदास, हम देवदास के पास जाते हैं कि शरद चंद्र के देवदास में जब वो कहते हैं कि पारो की शादी हुई और देवदास के पुथल बन गई, वो जल उठ, तो ये चीज हम कह सकते हैं, शरद चंद्र लिख सकते हैं, पर इसे इसी तरह दिखाना संभव नहीं हो। तो इसको दिखाने के लिए जो पॉपुलर जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, भंडाली का देवदास, हालांकि वो देवदास से बहुत अलग है, लेकिन ये एक दृश्य है जिसमें उन्होंने सामने रखा है। तो वहां वो दिखाते हैं कि देवदास बैठकर और अपने पूरे कमरे को आग लगा ले रहा है और दरवाजा बंद कर रखा है उसने और सब कुछ में आग लगा ली। तो ये एक प्रतीक चित्रण है उस चीज का जो वहां लिखी रही है। तो जब उपन्यास लिखा जाता है और उसे पर्दे पर उतारना होता है तो उसमें कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली ही जाती हैं, कुछ चेंजेस किए ही जाते हैं और इस चेंज में कभी कभी बहुत कुछ खो जाता है। जैसे फैंटेसी मुझे बहुत पसंद है, तो हैरी पॉटर मैंने बहुत पढ़ा और हैरी पॉटर देखा। बहुत से लोग यहाँ बीए के बच्चे हैं, लोगों ने भी हैरी पॉटर देखा या पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बुक है और जो मूवी है उसमें बहुत अंतर है। लेकिन एक 3 घंटे की मूवी या एक सीरियल में उस पूरे उपन्यास को समेटना, जो खुद 7 खंड प्लस 4 खंड का उपन्यास है, उसे एक सीरियल में समेटना बहुत संभव नहीं हो पाता। तो चुनिंदा दृश्यों की एडिटिंग और उनके चित्रण में बहुत कुछ खो जाता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बुक और सीरियल में थोड़े बहुत चेंजेस तो हो ही जाते हैं। बहुत अच्छा। और किसी रवि कुमार राय हैं जो भाग ले रहे पार्टिसिपेंट हैं, अगर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। अमन जी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी दयाल सिंह कॉलेज के, वो प्रश्न करेंगे। अमन जी। जी सबसे पहले सभी को नमस्कार। बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक वक्तव्य रहा आज का। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में चंद्रकांता संतति का लेखन एक नई क्रांति के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि सुनने में आता है कि कई अन्य भाषी लोगों ने इसको पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखा। तो यही प्रश्न है कि हिंदी भाषी जी, आप
इस तरह से हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे हम मैं जब एक और बात इसमें जोड़ दूं, इसके साथ ही उसके बाद देकर आप समापन करेंगी, उसके बाद हम लोग उपेंद्र जी को बुलाएंगे। हम लोग के साथ अंशु जी, डॉक्टर राजन तंवर जी जुड़े। आप आरकी महाविद्यालय सोलन, राजकीय महाविद्यालय सोलन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मेरे साथ भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में एसोसिएट भी हैं। हम दोनों लोग साथ मार्च के इस मार्च के महीने में साथ ही रहे हैं। राजन जी भी कुछ टिप्पणी या प्रश्न करना चाहते हैं, तो दोनों को लेकर आप साथ में आप जवाब देंगी और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी राजन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार। मैं ना तो कोई टिप्पणी कर रहा हूं, परंतु जो वक्तव्य है और जिस स्पष्टता से अभिव्यक्ति हो रही है, बिल्कुल विषय समझ आ रहा है और यही एक शोधार्थी का गुण होता है। और शोधार्थी के सारे गुण इस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शोधार्थी ने बिल्कुल तन्मयता से, लगन से अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने मंच के साथ भी इस जो ये चंद्रकांता उपन्यास है इसको जोड़ा है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि मैं मंच से भी जुड़ी हूं और वास्तव में होता यही है जो इन्होंने स्पष्ट किया भी, क्योंकि कुछ और होता है और जब मंच अभिव्यक्त किया जाता है तो उसमें परिवर्तन आता है और ये निर्देशक को ऐसा करना ही पड़ता है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और हालांकि मैं थोड़ा देरी से जुड़ा हूं, परंतु मैं जब भी इनका समापन हो रहा था और कह रहे थे तो मुझे क्योंकि चावल के एक दाने से पता लग जाता है कि बर्तन में पूरा का पूरा बर्तन में जो चावल है वो पक चुके हैं। तो आप बिल्कुल परिपक्व हैं अपने विषय में, आप बहुत अच्छा करें, आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमन जी, आपके सवाल पर आते हैं, है या नहीं। मैंने अभी बताया कि वो युग अभी बस बदल रहा था। उपन्यास पहला मौलिक कहा जाता है चंद्रकांता को। जैसा चरित्र चित्रण चंद्रकांता में है, वैसा जैसी कथा जो है घटना वैचित्र है या जैसे भी आप कहें, वो सब कुछ जो चंद्रकांता में है उससे पूर्व के किसी उपन्यास में हिंदी में नहीं आता। बंगाली में ये चीज चल रही थी पर हिंदी में अब तक नहीं हुआ। ये एक और बात जो चंद्रकांता को बाकी सबसे अलग करती है, हम जब लिखते हैं तो हम किसके लिए लिख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, जब चंद्रकांता लिखी जा रही है तो पढ़ने लिखने वाला जो वर्ग था वो उच्च वर्ग था। अगर प्रेमचंद उस युग में लिखते तो शायद उनको उतना न पढ़ा जाता। इसलिए नहीं पढ़ा जाता क्योंकि पढ़ने लिखने वाले मात्र उच्च वर्ग के लोग, और उच्च वर्ग के लोग जिन पर प्रेमचंद ने टिप्पणियां की हैं, जिस पर प्रेमचंद ने बहुत कटु टिप्पणियां की हैं, वो क्यों ही पढ़ेगा उसे। सीधा सा सवाल है, क्यों पढ़ेगा। तो और मध्य वर्ग या निम्न वर्ग को अभी पढ़ने की आदत नहीं लगी थी, और निम्न वर्ग या मध्य वर्ग मनोरंजन चाहता, और मनोरंजन चाहते हुए वर्ग को आप सिर्फ यथार्थ लिखकर या सामाजिक रचनाएं लिखकर या ऐसी रचनाएं जिसमें मनोरंजन का पुट भी ना हो, बिना उसके आप आकर्षित नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कटु सच्चाई है। शायद हमारा लिटरेचर पढ़ने वाले भी इसीलिए कम होते जा रहे हैं, या साहित्य पढ़ने वाले लोक साहित्य शिष्ट साहित्य के बीच की जो बड़ी खाई चौड़ी होती जा रही है, वो इसी कारण होती जा रही है कि हमने लोक साहित्य को वो आदर नहीं दिया है। यथार्थ लिख देना बहुत सहज होता है, लेकिन कल्पना के माध्यम से यथार्थ लिखना बहुत मुश्किल होता है। एक पूरे विश्व का सृजन करना, एक नई दुनिया का निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है। उस माध्यम से बात कहना बहुत, तो चंद्रकांत, मैं नहीं कह रही कि चंद्रकांता एक बहुत, मैं ये कह रही हूँ कि चंद्रकांता एक बहुत अच्छा बीज था। आज हमारी हिंदी में शैली की विविधता की बहुत कमी है। यथार्थपरक उपन्यासों के अतिरिक्त, आत्मकथात्मक उपन्यासों के अतिरिक्त किसी अन्य शैली का उपन्यास नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जब कोई और शैली आ रही थी तो हमने उसे उस तरह से उसकी समीक्षा नहीं की। कोई भी लेखक पाठकों के लिए और यश के लिए लिखता है, उसे वो यश नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। अगर वो मिला होता तो शायद हमारे पास फैंटेसी के एक बहुत सुंदर अभी एक और शैली
विकसित हुई होती, क्योंकि फैंटेसी के लिए या कल्पनाशील लेखन के लिए भारत बहुत उर्वर है। भारत के पास बहुत मिथक हैं, भारत के पास लोक कथाएं हैं, भारत के पास देवी देवताओं का खजाना है। तो ऐसे समय में ऐसी जमीन पे बहुत आसान है फैंटेसी का घर बनना, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि शायद चंद्रकांता को दी गई जो उसे देनी जानी चाहिए थी। चंद्रकांता क्रांति थी, पर उसे क्रांति के तौर पर अभी तक पहचान नहीं मिली। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुप्रिया जी। अब प्रियांशु को आमंत्रित हूं कि विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करें। प्रियांशु कुमार। नमस्कार आप सभी को। अंशु कुमार, स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज के इस व्याख्यान सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उपेंद्र कुमार सत्यार्थी जी हैं, जिनका परिचय कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर उपेंद्र कुमार सत्यार्थी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में पिछले 5 वर्षों से हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज और वोकेशनल स्टडी में लगभग 8 वर्षों तक अध्यापन कार्य किए हैं। इन्होंने एनसीईआरटी नई दिल्ली के भाषा शिक्षा विभाग में 2 वर्षों तक रिसर्च फेलो के रूप में कार्य किया है। इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, एमए एवं एमफिल की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से तथा पीएचडी जामिया मिलिया इस्लामिया से पूरी की है। गांधीवादी साहित्य, भाषा शिक्षण, कथा साहित्य, पाश्चात्य काव्यशास्त्र आदि विषयों में इनकी विशेष रुचि रही है। फिलहाल शिक्षण के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में राजभाषा अधिकारी जैसे जुड़े हैं। अब मैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार सत्यार्थी सर को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस स्नातक व्याख्यान श्रृंखला के जो समन्वयक हैं, संयोजक हैं, हमारे बड़े भाई दोस्त सर जो कहिए, डॉक्टर राजेश राव जी को एक तरीके से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस व्याख्यान श्रृंखला में मुझे जोड़ने का एक तरीके से मौका दिया। आप सबको भी धन्यवाद। आप काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं आप लोग, और मैं देख रहा हूं कि इस समूह में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो स्नातक के भी हैं और एमए के भी हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी शोध भी कर रहे हैं, और मेरे विश्वविद्यालय के मैं देख रहा हूं कि कई सारे छात्र जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबको आभार प्रकट करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हुई हैं, अंशु ने बहुत विस्तार में, और विषय जो है खासकर इन पर इनका काम है, तो मुझे पहले ही से पता है कि अंशु इस पर काम कर रही हैं और पढ़ भी रही थी, और इनको मैंने कहा कि आप इस पर बोलिए, और मैं तो बहुत कम ही बोलूँगा इसमें, लेकिन जो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी या जोड़ने के लिए होंगी तो उसको मैं जोड़ दूंगा। लेकिन बहुत सारी इन्होंने जैसे यथार्थ और कल्पना की बातें की हैं। एक यथार्थ और कल्पना जो है अवधारणात्मक एक प्रश्न भी है, तो थोड़ा सा जो स्नातक के विद्यार्थी होते हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने उदाहरण देकर दोनों अवधारणाओं को समझाया। उसके बाद इन्होंने चंद्रकांता उपन्यास में यथार्थ कितना है और कल्पना का इसमें कितना पुट है, इसको लेकर इन्होंने बात की है। आप कल्पना कीजिए कि ये उपन्यास 1888 में प्रकाशित हुआ, और 1888 से लेकर अब तक यानी 2024 तक आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 136 साल का ये उपन्यास हो गया। और आज भी एक तरीके से यदि हिंदी उपन्यास के यदि आप नाम लेते हैं किसी, आप चलिए, आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं, ऐसे शौकिया एक तरीके से हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत करते हैं चंद्रकांता से। आप अमन जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, अंशु ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया
कि भाषाई दृष्टिकोण से, भाषाई संप्रेषण की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत क्रांतिकारी उपन्यास माना जा सकता है इसको, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है कि जो खत्री साहब हैं उन्होंने, जबकि फारसी, अरबी फारसी का और संस्कृत का और अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था, और उस समय का जो परिवेश था वो एक तरीके से देखिए कि न्यायालय या कचहरी की जो भाषा थी वो एक तरीके से उर्दू और फारसी ही थी। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी स्थितियां इनके सामने प्रकट हुई और कि इन्होंने हिंदी भाषा में, और ये कहा जाए कि और हिंदी भाषा की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो कथा साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो ये पहला उपन्यास है। इससे पहले इस भाषा में कोई उपन्यास नहीं मिलता है। उसे परीक्षा गुरु की बात होती है, 1882 में प्रकाशित होता है, लेकिन उसकी जो भाषा आप देखेंगे वो बहुत सीमित लोगों तक की भाषा है। अंशु बता रही थी कि वो खासकर जो विशिष्ट लोग थे, जो अभिजन लोग थे, उन्हीं लोगों के पास वो भाषा थी और वही लोग पढ़ते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि विशिष्ट जन से एक सामान्य जन या सर्वसाधारण जन की तरफ एक तरीके से इनकी दृष्टि जाती है और उनके लिए इस उपन्यास की ये एक तरीके से रचना करते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज है कि ये उपन्यास देखिए कि इसमें बहुत सारे शब्द जो आपको मिलेंगे, उर्दू और फारसी के शब्द मिलेंगे, अरबी के शब्द मिलेंगे और हिंदी के शब्द। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि हिंदुस्तानी भाषा में रचित ये पहला उपन्यास है। और जैसा कि प्रेम कथा है, कहते हैं कि ये जो चंद्रकांता है एक प्रेम कथा है, और उससे पहले भी आप लोगों ने मध्यकाल में जैसे जायसी हो या बहुत सारे जो भी रचनाकार हैं, मध्यकालीन रचनाकार, उनमें प्रेम कथाओं के बारे में आप पढ़े होंगे। तो सब में देखेंगे कि एक नायक है और एक नायिका है, और नायक नायिका को पाने की कोशिश करता है या नायिका नायक को पाने की कोशिश करती है, और बीच में एक कहते हैं अवरोधक तत्व के रूप में जिसको खलनायक कहा जाता है वो उसमें शामिल होता है। इस उपन्यास में भी है, एक कथा है, प्रेम कथाओं की तरह ये भी एक कथा, कोई बहुत अलग तरह की कथा नहीं है। कथा यही है कि नौगढ़ और विजयगढ़ की कथा है। विजयगढ़ से की राजकुमारी होती है और नौगढ़ का राजकुमार होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों राजघरानों के बीच दुश्मनी है, और इस दुश्मनी के बीच जो इनका जो प्रेम पलता है, और उस प्रेम में कहते हैं खलनायक की जो भूमिका है क्रूर सिंह की होती है। क्रूर सिंह, जैसा कि राजेश सर ने कहा कि अखिलेंद्र सर हैं, मैं भी उनसे 2-3 बार मुझे मिलने का मौका मिला। जब पहली बार मिले तो मैंने कहा कि सर आपको तो नाम से मुझे पता नहीं था, लेकिन क्रूर सिंह के नाम से मैं आपको जानता हूँ। तो बहुत हंसे, और दिल्ली विश्वविद्यालय के वहीं मिश्रा जी का कैंटीन है, वहाँ बैठकर काफी देर तक, 2019 की बात है, बहुत देर तक इस उपन्यास के बारे में, और जो ये जो सीरियल जो 1900 मुझे याद है कि 7वीं कक्षा में था तो ये सीरियल ये आया था, और जो पहला इसका एपिसोड है, और उसी एपिसोड से हम लोग काफी प्रभावित हुए। बाद में पता चला कि भाई ये तो एक उपन्यास है, और उस उपन्यास के जो रचनाकार है खत्री साहब हैं। तो बहुत बाद में चलकर जब हम लोग बीए करने लगे, तब इस उपन्यास को, जब हम लोग यहीं बिरला हॉस्टल में रहते थे बीएचयू में, तो उसको लेकर हम लोगों ने एक एक ऐसे करके पढ़ना शुरू किया। तो जो पहली छवि हम लोग की जो बनी है उस सीरियल के द्वारा ही बनी, लेकिन जब उपन्यास हम लोग पढ़ने लगे तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें इधर की उधर थी। लेकिन जो उपन्यास बताना चाहता है और जो सीरियल बताना चाहता है, उसका मकसद एक ही है कि कैसे उसमें जो कहानी है, कैसे आपके अंदर कौतूहल, ये कहानी में कौतूहल कैसे पैदा होता है, की कथा है। और ये अंशु ने बहुत एक अच्छी बात कही कि ये सामान्य 2 प्रेम कहानी नहीं है, उसमें जो कहानी चलती है अय्यारों की, खासकर उसमें देखेंगे कि नौगढ़ की तरफ से जो अय्यार है तेज सिंह है, और इधर जो अय्यार हैं आप देखेंगे क्रूर सिंह की तरफ जो अय्यार हैं अहमद और एक और पता नहीं क्या नाम है, तो और उधर
तेज सिंह। तो अय्यारों के यहाँ भी देखेंगे कि एक अनुशासन है, एक आचार संहिता है, और उससे वो ज्यादा वो नहीं जाना चाहते। इसके संदर्भ में मैं पढ़ रहा था कि जो खत्री साहब ने ये इस उपन्यास की रचना कैसे की, उनके दिमाग में इस तरीके की बात कैसे आई। जैसे यथार्थ की बात हो रही है, ठीक है, लगता है कि यदि ये जो उपन्यास है काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक के यदि कोई कल्पना करता है तो कल्पना से पहले का जो मानस होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसके वो यथार्थ से उसकी शुरुआत होती है। तो मैं इस 2-3 मिनट में अपनी बात बताना चाहता हूं कि ये जो उपन्यास है इसकी रचना उन्होंने क्यों की और कैसे की। तो ये बताया जा रहा है, जैसे उन्होंने जो ये उपन्यास पढ़ेंगे उसकी जो भूमिका है, उस भूमिका में आप पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखा है, और भी इस पे जो शोध हुए हैं उनसे जिन लोगों ने बातें की है या जो समकालीन लेखक हैं उन लोगों ने चर्चा की। तो ये बताया जाता है कि रहने वाले मूलतः ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, लेकिन इनके जो पिताजी थे वो टिकारी गया में तरीके से दीवान का काम करते थे वहाँ के जो लेकिन बाद में क्या वो वहाँ के जो राजा हैं उनके उस जो वहाँ का टिकारी का जो राज था उसको अंग्रेजों ने, जब वहाँ का जॉर्ज ग्रियर्सन जब बना तो अपने अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। तो वहाँ पर दरअसल ये लकड़ी का व्यापार करते थे, और बाद में उन्होंने क्या किया कि 1886 के बाद ये यहाँ काशी आ गए, और जो काशी नरेश हैं इन्होंने खासकर चुनार और ये चकिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर इन्होंने दे दिया। और बेसिकली इनका जो काम था वो जंगल थे, तो जंगल से जैसे लकड़ियों का एक तरीके से जो राज दरबारों में उसका प्रयोग होता था, तो उसका ये काम करते थे। तो इनको बहुत अच्छे से पता था कि एक तो ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो आज रजवाड़ों की जो इमारतें हैं, उसको इनको ये पता था कि ये राजे महाराजे और जो ये लोग जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके साथ उठकी बैठकी इनकी थी, और किस तरीके से छल प्रपंच और किस तरीके से ये काम करते उसको बहुत अच्छे से जानते थे। बाद में हुआ ये कि इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहा जाता है कि जो काशी नरेश हैं फिर से इन्होंने क्या किया कि इनको वो जो काम इन्होंने दिया था उन्होंने छीन लिया। छीनने के बाद एक तरीके से ये बेरोजगार हो गए, और उस बेरोजगारी में इनको मतलब ये सूझा कब क्या, तो फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे कमाने के लिए इन्होंने ये जो जहां जहां इन्होंने समय व्यतीत किया था, गया में, जहानाबाद में, फिर बनारस या नौगढ़, चुनार, ये जो पूरा क्षेत्र है बनारस के आसपास का, उसके आधार पर इन्होंने एक कहानी बुनी। और ये कहानी का जो पात्र है भले ये ऐसे काल्पनिक लगेंगे, लेकिन इसमें जिस तरीके से जो एक नैतिक संदेश है और जो एक सामाजिक जो संदेश है वो आपको जगह जगह पर इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये बताना भी चाहते हैं कि जो एक नैतिक, आप जैसे हम कहते हैं कि प्रेमचंद युग से पहले का जो उपन्यास है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो तिलिस्मी, अय्यारी, रहस्य, रोमांच परख ही उपन्यास है। लेकिन प्रेमचंद ने जब आदर्शवाद को अपनाया तो यूं ही नहीं अपनाया, उसकी जो कड़ी है आप देखेंगे इस उपन्यास में दिखाई देगी आपको। नैतिक और सामाजिक, खासकर सामाजिक चेतना और आदर्शवाद उसमें बार बार इनके इस उपन्यासों में आपको मिलेंगे। तो बस मैं बहुत समय हो गया, बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों को यदि हिंदी भाषा का जब इतिहास की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या कथा साहित्य का इतिहास है, उस इतिहास को यदि आप समझना चाहते हैं या हिंदी भाषा के उत्थान को ठीक से समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ना बहुत जरूरी है, भाषाई संप्रेषण की दृष्टि से और कथा साहित्य या कहिए कि कहानी के विकास के दृष्टिकोण से। बहुत सारी बातें हैं और समय होता तो बहुत सारी बातें कही जाती, लेकिन अंशु ने इतनी गहराई से और इतना
इसमें उसने विस्तार से अपनी बातें कही है कि बहुत कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता। जैसे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, कुछ लगेगा कि इसमें कुछ नई बातें हैं। जैसे ये जो काम कर रहे हैं, काम करने के बाद इसमें कुछ जो अब तक जो चीजें नहीं प्रकाशित हुई हैं वो प्रकाश में आएंगी, तो फिर हम लोग कभी आप लोगों के समक्ष उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बस इतना ही। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राजेश सर। जी हाँ, अंशु जी हैं? जी सर, बिल्कुल यही हूँ। उपेंद्र जी, आपने जो बात कही, थोड़ा 5:57 हो रहा है, अभी 2-4 मिनट है हमारे पास, 1-8 मिनट और संचालक महोदय की अनुमति होगी तो हम लोग ले लेंगे। एक बहुत गंभीर बात जो आपने कही, और अंशु जी ने भी उधर इशारा किया कि प्रेमचंद पूर्व के जो उपन्यास हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बात बराबर साहित्य के विकास को लेकर और कला के विकास को लेकर और साहित्य, संस्कृति और कलाओं के भी संदर्भ में, भारतवर्ष के संदर्भ में जो बात कहते हैं, वो मुझे बहुत मौजू लगता है कई बार, कि इनका एक विकास की इनकी एक क्रमिक प्रक्रिया है, और वह उस प्रक्रिया के हिस्से में, प्रारंभिक हिस्से के रूप में चंद्रकांता उपन्यास ही आता है। देखिए, ये एक ऐसा उपन्यास है, यूं ही नहीं है कि इसने देवकी नंदन खत्री को अमर कर दिया। आज के जमाने में जब लोगों को भूलने की आदत है, कितनी रचनाओं को लोग भूल चुके हैं, तो जब हम कहते हैं उसने कहा था, हम गोदान की बात करते हैं, हम शेखर एक जीवनी की बात करते हैं, हम मैला आंचल की बात करते हैं, हम चंद्रकांता और चंद्रकांता संतत की बात जब हम करते हैं, तो ये अमर कृतियां हैं। एक चीज सर और बात है इसमें जी जी कि जी। आप ये देखिए कि 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि खत्री साहब ने इस उपन्यास को न रचा होता तो प्रेमचंद का यानी प्रेमचंद युग का जो उपन्यास जो लिखा गया प्रेमचंद युग में, प्रेमचंद ने खुद लिखा, क्या उसका प्रारूप उसी तरीके से होता? ये भी एक सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि आप भाषाई दृष्टिकोण से या भाषिक संप्रेषण की दृष्टि से आप ये देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये उस तरीके से नहीं होता। जैसे प्रेमचंद जो लिख रहे होते हैं, उनकी भाषा को देखिए, प्रेमचंद भी उर्दू में ही लिखते थे। नहीं एकदम प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। जबकि यहाँ पर आप देखिए खत्री साहब भी उर्दू के और फारसी के बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत भी उनको, और इनकी इन्होंने खासकर रामायण, महाभारत, कथा सरित सागर से लेकर लैला मजनू और क्या है होश दिलरुबा, क्या है उसका तिलिस्मे होशरुबा, हाँ तिलिस्मे होशरुबा, ये देखिए कि ये बहुत ये, या उसके बाद ये पंचतंत्र की कहानियां, ये सब की जानकारी दी। और ये भी देखिए इन्होंने इस उपन्यास की रचना 25 साल की उम्र में की जी। ये भी थोड़ा सा इसको भी देखना होगा, ये इनकी उम्र 18 से 26 साल रही होगी, उसी दौरान इन्होंने इस तरीके के रचना की। तो समझ लीजिए कि मानसिक रूप से और भाषाई दृष्टिकोण से देखिए ये कितने मतलब सजग व्यक्ति थे। और यही बताया जाता है कि शायद यदि बनारस के जो खासकर काशी नरेश ने एक तरीके इनकी नौकरी नहीं छीनी होती तो शायद इन्होंने कहीं कहा है, किसी ने बताया, एक बड़े साहित्यकार ने लिखा है, कहीं बताया कि यदि काशी नरेश ने इनकी नौकरी न छीनी होती तो शायद इस तरीके की रचना करने के लिए वो सामने नहीं आते। तो इस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि देखिए कोर्स में तो यही कहा जाता है कि भाई साहित्यिक रचना है, ये साहित्य की कोटि में नहीं है। शुक्ल जी ने यही कहा कि भाई ये साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इसको इसके छपने, इस उपन्यास के प्रकाशित होने के बाद हजारों लोगों ने हिंदी सीखी। उन लोगों ने सीखी जो उर्दू में लिखते थे, फारसी लिपि में लिखते थे, लेकिन देवनागरी लिपि उन्होंने इसलिए सीखी कि उनको चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ना है।
और एक समय में ऐसा हो गया कि उपन्यास नहीं कोई कहता था, चंद्रकांता ही कहता था। कहते हैं ना कि जैसे सवैये के जैसे रहीम है, या वो जो क्या नाम है उनका, उन लोगों को कहा जाता है कि सवैये से एक तरीके से उनको ये किया गया, उसी तरीके से इनको भी चंद्रकांता नाम, उपन्यास कोई नहीं बोलता था, चंद्रकांता चंद्रकांता उपन्यास का नाम ही मैंने एक पर्याय बन गया था चंद्रकांता। तो ये बहुत बड़ी बात है उस दौर में, और वो भी आप समझ लीजिए कि 1896 की बात है। और जब हम लोग सीरियल जब देख रहे थे उसके दौरान भी इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी जी, क्योंकि हम लोग का जो अभी दिमाग में क्रूर सिंह और तेज सिंह और शिवदत्त जो है, और ये जो वीरेंद्र विक्रम, चंद्रकांता और चपला, और ये जो अय्यार है जगन्नाथ और इरफान खान का जो चरित्र है वही दिमाग में अभी भी आता है। तो जब हम लोग ढूंढते हैं, आप कह रहे थे ना कि साहित्य में जो चीजें मिलती हैं, क्या उस फिल्मों में वही चीजें आती हैं? तो सही कहा उन्होंने कि भाई एक बहुत बड़ा उपन्यास है, उसको 3 घंटे की फिल्म है और या सीरियल है, जो भी हो, उसमें उसको एक तरीके उसको व्यक्त करना मुश्किल होता है। जी, और समय हो गया है, लेकिन बहस इस दिशा में और इतनी सार्थक बहस हो रही है, और लगातार हम लोग इस बात को मतलब बहुत मौजू कर रहे हैं, खासकर इस विषय को लेकर। देखिए उपेंद्र जी, एक आध और कमेंट करने वालों में आमंत्रित करूंगा कि बहुत सूक्ष्मता से आप देखिए तो प्रेमचंदपुर का जो उपन्यास है उसमें थोड़ा यथार्थ है, लीजर है, आनंद है, भाषा का खेल है, रहस्य है, रोमांच है। असल में कथा की दुनिया जो यात्रा की थी प्रेमचंद के पूर्व तक, वो कथा की दुनिया वहां तक पहुंची थी। बिल्कुल बिल्कुल पहुंची थी। वो पूर्व पीठिका है प्रेमचंद के लिए। एग्जैक्टली। और आप जरा इसको गंभीरता पूर्वक अगर आप देखें, जैसे आप शिवानी को पढ़ें, दूसरे स्त्री रचनाकारों को पढ़ें, तो कृष्णा सोबती तक आते आते और मैत्री पुष्पा तक आते आते जो स्त्री स्वर है, उस स्वर का वो मध्यम जो बीज है वो शिवानी में और दूसरे लोगों में पाया जाता है। तो अभी जो बहस हो रही है कि लोकप्रिय बनाम गंभीर साहित्य, जब मार्क्सवादी आलोचना अपने चरम पर थी तो इसने बहुत सारे उन रचनाओं को उस तरीके से थोड़ा सा साइड किया। बहुत गंभीर काम था, लेकिन उनके मापदंडों पर उस तरीके से वो खरी नहीं उतर रही थी। वो एक प्रारंभिक दौर था और पुल का काम किया इन लोगों ने, लोकप्रिय बनाम गंभीर। तो प्रेमचंद के शुरुआती रचनाओं में थोड़ा थोड़ा जो दर्शन होते हैं, तो इसलिए आप देखें कि भाषा का जो सवाल है, हिंदी पट्टी का जो सवाल है, सीखने का जो सवाल है, और जो साहित्य को लेकर रस ले आनंद का जो सवाल है, वह बीज के रूप में चंद्रकांता में छिपा हुआ। अकारण नहीं है कि लोग आते थे, बनारस की गलियों में घूमते थे, बाहर से लोग आते थे और वो कहते थे कि भाई 6 महीना वो रहे, हिंदी सीखा, और फिर हिंदी सीखने के बाद चंद्रकांता का उन्होंने पाठ किया और श्रवण किया। ऐसे लोग पुराने विद्वान बताते हैं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी है। तो अंशु, एक चीज सर इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे चंद्रकांता उपन्यास है और जिस तरीके से लोकप्रिय हुआ, इसको देखकर बहुत आधुनिक समय में बहुत सारे लोगों ने नकल करने की कोशिश की। हाँ। लेकिन खत्री साहब ने जिस शैली में और जिस तरीके से अपनी बातें कही है लोग ने, जैसे वेद प्रकाश शर्मा का एक उपन्यास है देवकांता, आप पढ़ेंगे, इसी पर चंद्रकांता है तो उस तरह देवकांता, ओम प्रकाश शर्मा है तो सूर्यकांता, इस तरीके के बहुत सारे लोगों ने नकल करने की कोशिश की। लेकिन खत्री साहब ने जिस तरीके से कौतूहल पैदा की है ना, ये लोग नहीं कर पाए। तो और ये भाषा का ही है। और देखिए बहुत साधारण, इसकी शुरुआत आप पढ़ेंगे, शुरुआत ही
शाम का समय है, ऐसे करके। अब वीरेंद्र विक्रम और तेज सिंह जो बातें करते हैं और जिस तरीके से वो चंद्रकांता को याद करता है, उसकी भाषा पढ़ेंगे तो लगता है कि कितनी रोचक है और मन करेगा कि यार आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक अंतिम टिप्पणी या सवाल के रूप में आप उपेंद्र जी से और या अंशु प्रिया जी से, आकाश जी हैं, अगर वो बोलना चाहें तो बोलें प्लीज। उसके बाद समापन होगा। हम लोग 7 मिनट अपने समय से बातचीत इतनी दिलचस्प हो रही है कि मन कर रहा है कि और देर तक बात करें साहित्य रसिकों के साथ, लेकिन समय की सीमा है। आकाश प्लीज आप अनम्यूट करिए और बोलिए जी। आकाश, मेरी आवाज आ रही है जी? आप बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, वॉइस पर आइए। ठीक है, शायद आकाश अपनी उपस्थिति दर्ज की है उन्होंने। उपस्थिति दर्ज की है, ठीक है। तो मैं समापन करूंगा और इस बात के साथ कि फिर से एक और मन नहीं मान रहा है टिप्पणी करने के लिए। राजन जी हैं यहाँ पर मेरे साथी उच्च अध्ययन संस्थान के, कि यूं ही कोई रचना, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई देश ऊंचाई पर नहीं पहुंचता है और यूं ही कोई लामबद्ध नहीं होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी होती हैं जिसमें या तो लोगों की नजर नहीं गई है, लोग उथले उथले पढ़कर उसका विश्लेषण करते हैं। इसलिए इस रचना में जब आप अंदर जाते हैं तो उपदेश और नीति और आनंद और समाज की जो व्याख्याएं हैं, संबंधों की जो व्याख्याएं हैं, स्त्री पुरुष संबंधों की जो बात है, वो इस कल्पना और यथार्थ से बहुत बाहर की चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ये एक बड़ी रचना है जिसका कैनवस बहुत बड़ा है, जिसको हम तिलस्म और एयारी में ही कुछ लोगों ने सीमित किया है। बावजूद मैं इस बेहतर वक्तव्य के लिए, एक सार्थक वक्तव्य के लिए, और उस वक्तव्य के अंदर जो छिपे हुए कुछ शब्द थे जो इस रचना की गंभीरता की ओर ले जा रहे थे, बहुत गंभीर बात जो अंशु प्रिया जी जिसकी ओर इशारा कर रही थी और वो करना चाहती थी, उसको मैंने पकड़ा है और लोगों ने भी पकड़ा है। अंशु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर आप आई और आपने इस मंच को प्लस किया, शोभा बढ़ाया इसका। हमारे विशिष्ट वक्तव्य के लिए विशिष्ट वक्ता डॉक्टर उपेंद्र कुमार सत्यार्थी जी हमारे मित्र हैं, वो आए यहाँ पर और बहुत सामाजिक व्यक्तिगत रूप से थोड़े परेशान थे, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं सर, हम जुड़ेंगे। उन्होंने लगभग 2 दशक के संबंधों को ख्याल रखते हुए इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए वो आए, उन्होंने बात रखी। हमारे सुधार्थी दयाल सिंह कॉलेज के झारखंड से जो लोग साथी जुड़े हुए हैं, अर्की से जो लोग साथी जुड़े हुए हैं, जीएसटीएस के कोर मेंबर के जो सदस्य हैं, इसके जो सदस्य हैं जो लगातार सीख रहे हैं, हम लोग राहों के अन्वेषी हैं, इसलिए कहीं पर हम रुकेंगे नहीं। इसी अन्वेषण के साथ आप लोगों का शुक्रिया अंशु जी, उपेंद्र जी, सभी साथियों का शुक्रिया। हम लोग मंच को समाप्त करेंगे। बहुत सार्थक वक्तव्य रहा, एक बेहतर और खूबसूरत शाम रही और आप लोग चाय पिए, आनंद लें और कम से कम सुकून के साथ रात को बिताएं कि हमने एक अच्छी शाम बिताई है, खासकर साहित्य रसिकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और उपेंद्र जी, बहुत अच्छा, विद्या और प्रिया।